तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं और हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में आ सकें। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में 90 से प्लस परसेंटेज आने का गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है और दिमाग में आपको इसको परमानेंटली के लिए बैठा लेना है। अगर आप चाहोगे तो इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हो और 1-2 बार घर में भी आप प्रैक्टिस को करिए, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहले अपन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल संरक्षण के किन्हीं 2 पारंपरिक विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल संरक्षण के जल को बचाने के लिए 2 पारंपरिक यानी जो पुरानी पहले ज़माने में होने वाली वो कौन-सी 2 विधियाँ हैं? आपको उसका नाम बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है जल संरक्षण के 2 पारंपरिक विधियाँ निम्न हैं। एक चेक डैम बनाना और वर्षा जल को एकत्रित करना या छल जाना, ठीक है? यहाँ यहाँ वर्षा जल को एकत्रित करना या छल जाना, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है वर्षा के हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि चिपको आंदोलन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चंस आंसर इसका हो जाएगा। वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से चिपक जाना, वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से चिपक जाना 1970 के प्रारंभिक दशक में गढ़वाल के रैनी गांव में महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन है, ठीक है? ये वहाँ पे रहने वाले महिलाएं क्या करती थी, पेड़ से चिपक जाती थी। जब जब पेड़ को काटने आते थे तो क्या करती थी, हर पेड़ पर औरत जाके चिपक जाती थी। तो यही कुछ उसमें आंदोलन किया गया था, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ऐसे 2 तरीके सुलझाए जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरण यानी कि जो जैव यानी हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? तो अब देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को निम्न 2 तरीकों से प्रभावित करते हैं। पौधों तथा जंतुओं के अवशेष के अपघटन होने से वातावरण दूषित होता है तथा दुर्गंध फैलती है जिससे पास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। हमें पता है कि जब जानवर सब मर जाते हैं तो वो सड़ जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या निकलता है, जो उसका महक होता है वो फैलता है और अपने एनवायरनमेंट को आसपास के वो दूषित कर देता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए कूड़े कचरे के ढेर पर अनेक प्रकार की मक्खियाँ मच्छर आदि पैदा होते हैं जो कई प्रकार के रोगों को वाहक होते हैं। जब वो क्या होता है, जब जो जैव है वो सड़ जाता है तो उसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार की कीड़े उड़े लग जाने लगते हैं, गंदगी के कारण मच्छर भी होने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आगे फिर है मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2 गैस अपघटन प्रक्रम में निकलते हैं जिससे प्रदूषित बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं कि ऐसे 2 तरीके बताएं जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आपको जो पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 3 और या फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों में से दोनों एक आ ही सकते हैं इस वाले एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बोला है, यहाँ पे जैव जैव के लिए यहाँ पे बात हुआ है और यहाँ पे अजैव के लिए बात हुआ है, ठीक है? यानी कि जो देखते हैं इसमें क्या है उसके लिए बात हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे पॉलीथीन, पीड़कनाशक यानी DDT एवं रसायन आदि का अपघटन नहीं होता है। यानी कि जो प्लास्टिक होता है और DDT यानी कि जो हम लोग अपने खेतों में डालते हैं जो वो रसायन, उसका क्या होता है, नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। पॉलीथीन कभी सड़ता है नहीं। तो यह क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। और भी देखते हैं क्या है इसका। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा जल एवं मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। अजैव निम्नीकरण रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। DDT जैसे पीड़कनाशक खाद्यान्न सब्जी फलों आदि के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग सब सब साग सब्जी जो खाते हैं उससे
वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं वो रसायन, और हमारे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5 कि आहार श्रृंखला क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आपको इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आहार श्रृंखला क्या है? उसके बाद आंसर देखते हैं, प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जीविक स्तरों पर जीवी की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो इसको हम समझाते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, घास। घास को खाता है कौन? घास को खाता है टिड्डा-उड्डा, फिर बोल सकते हैं बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, ठीक है? बस इसी तरह से कुछ एक श्रृंखला है, भोजन श्रृंखला, आहार श्रृंखला बस वही है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका? पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा, पारतंत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपमार्जक जीवों को की मृत शरीर तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थ में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधे के द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण गुण लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था तो इस साल अब आ सकता है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8। 8 में हमारा बोल रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की क्या हुआ है, क्या है इसमें, विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो? विद्युत प्रतिरोधक यानी जो होता है, क्या समझते हैं आप इससे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर, विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन विपरीत फलकों से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के साथ नहीं बदलती। प्रतिरोधकता तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं व मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता परिसर 108 से 10% होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरक्षण के लिए किया जाता है क्योंकि उनका प्रतिरोधकता कम होता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं विभवांतर यानी वोल्ट मीटर, जिसे आप वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसे ग्रीक शब्द से निरूपित करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर होगा, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है निम्नलिखित बातों पर। यहाँ पे हमारा पॉइंट पहला कि तार की लंबाई पर जितनी अधिक तार की लंबाई होगा उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है? जितना तार का लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोधकता उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, तार की मोटाई पर जितनी तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी कि तार आपका जितना मोटा रहेगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि आप लोग अगर अलग कोई और धातु, जैसे कि आपका तांबा है या सोना है या चांदी है,
ये सब में प्रतिरोधकता अलग-अलग होगा, ठीक है? सोना में कुछ होगा, तांबा में कुछ और होगा, चांदी में कुछ और होगा। सबसे कम प्रतिरोध किसमें होगा? तो सोना में सबसे कम प्रतिरोध होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पड़ता है तापमान पर। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत धारा के मात्रा को परिभाषा लिखिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा बर विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। एम्पीयर किसी चालक में 1 सेकंड में कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत को 1 एम्पीयर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसका देखते हैं आंसर। अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन नहीं होता। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, ठीक है? समझ गए? आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना बोलोगे उतना कम हो जाएगा इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा तारों की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा के परत का घनत्व बदलने रहने के कारण चारों चलने वाली प्रकाश की किरण इन परतों से अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से कभी न और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इससे आपका एक ना एक या तो एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से, ठीक है? तो आप देखते हैं निकट दृष्टि दोष का पहले देखते हैं कि कौन से कारण है, इसमें क्या होते हैं निकट दृष्टि दोष में। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर जब निकट दृष्टि दोष का बात करेगा तो उसमें क्या होगा, निकट का चीज़ दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। इसमें बहुत बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट का नहीं दिखेगा और दूर का दिखेगा, ठीक है? तो इसमें ये नहीं है, इसमें आपको निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमारा जो इसका तीसरा पॉइंट कि एक सेकेंड, हाँ, कि इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। हो गया। और अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, ठीक है? यानी इसका क्या होता है, उसमें जो सेम उसका उल्टा हो जाएगा। जैसा आपको निकट दृष्टि दोष में था तो सेम इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें है फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, तो निकट में हो जाएगा नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, तो उसमें होगा निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष में इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की नेत्र समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इसके कैसे दूर किया जा सकता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताया था पहले भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण अभिनेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना,
उसका संशोधन या उपाय इस लेंस को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लेके। ये आपका आना तो आना है, प्रकाश के अपवर्तन आएगा या प्रकाश का परावर्तन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकाश का अपवर्तन लिखे हुए हैं, तो आपको ये दोनों याद कर लेना। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है और इधर से हमारा एक किरण आ रहा है और इधर से फिर ये वापस जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, दोनों को बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब पुष्प में पुंग केसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ऐसे इसमें बता रहा है कि ऐसा फूल जिसमें पुंग केसर मतलब हो जाएगा इसका मेल गेमीट, यानी कि जो मेल सेक्स रिप्रोडक्शन पार्ट जो है वो, और फीमेल सेक्स पार्ट का जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों जब जिसमें होगा तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।